Now, let's continue with the next article, that is photosensitization. This is a evacuated glass bulb. And this is a copper or aluminium plate और इसके ऊपर दिस इज सोडियम, पोटेशियम और सीशियम मेटल प्लेट. ऑब्जर्व दिस डिवाइस. कॉपर या एल्यूमिनियम की यह एक प्लेट है with a metallic conducting wire here. कॉपर एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर सोडियम, पोटेशियम और सीशियम की एक बिल्कुल बारीक सी एक कोटिंग, एक बारीक सी लेयर बना दी गई. दिस इज अ फाइन, अ थिन लेयर. और इसे इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में रख दिया गया है. सबसे पहली बात, why do we have this copper or aluminum plate? It's because सोडियम, पोटेशियम और सीशियम ये मेटल जो होते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स. ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, बड़ी आसानी से इनको थोड़ा मरोड़ा जा सकता है. इनमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती. इनकी मोटी कोई शीट बना पाना वो बहुत मुश्किल है, उसकी कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी. दूसरी बात, इवन दे आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये बड़ी आसानी से नहीं बनते हैं. इनको बना के रखना, प्रिजर्व करना और फिर इस तरह का डिवाइस में इस्तेमाल करना, इट वुड बी अ कॉस्टली अफेयर. मोर ओवर, इनका बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कहीं रखा ही नहीं जा सकता. सिंस दे आर वेरी मच रिएक्टिव, दे आर एक्सप्लोसिव. हल्का सा भी किसी चीज के कांटेक्ट में आएंगे तो रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के दौरान ढेर सारी हीट लिबरेट करेंगे और एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा. सीशियम, पोटेशियम और सोडियम की तो एक बिल्कुल बारीक सी लेयर बना दी जाती है. दैट लेयर थिकनेस इज इन माइक्रॉन्स. इट्स इन फ्यू माइक्रॉन्स, कुछ माइक्रॉन्स की एक बारीक सी लेयर फोटोसेंसिटिव मेटल की बनाई गई है. और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए और किसी ऐसे मेटल के लिए जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी हो, कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर इनको पेंट कर दिया गया और ऐसे कनेक्ट कर दिया गया. इट्स केप्ट इन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब. व्हाई इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब? इट्स बिकॉज इधर कोई सी भी गैस रखी नहीं जा सकती. हम अच्छी तरह से अभी अभी बता दिए हैं, सोडियम, पोटेशियम और सीशियम यह प्योर मेटालिक स्टेट में होना चाहिए. दे आर रिएक्टिव मेटल. यह रिएक्टिव मेटल है, किसी भी गैस के साथ में रिएक्ट करते हैं. ऑक्सीजन होगा तो Na2O बन जाएगा, नाइट्रोजन होगा तो सोडियम नाइट्राइट Na3N बन जाएगा, क्लोरीन हुआ तो NaCl बन जाएगा. ये काफी रिएक्टिव मेटल है. किसी भी तरह की गैस के साथ यह रिएक्ट कर लेंगे. हाइड्रोजन भी होगा तो भी सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा. वहां पर हम कोई सी भी गैस नहीं रख सकेंगे. हम इनर्ट गैस तो रख सकते थे, ये इनर्ट गैस से तो रिएक्ट नहीं करते. हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैस रखी जा सकती थी, उनसे रिएक्ट नहीं करते. मगर उनके साथ फिर दूसरी तरह की समस्या है. उनके साथ समस्या यह होगी कि यदि नियॉन और आर्गन गैस इस बल्ब में भरे हुए रहे
तो अभी हम फोटोसेंसिटाइजेशन जब करेंगे, फोटोसेंसिटाइजेशन से जब इसके सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, दोस इलेक्ट्रॉन वुड इंटरैक्ट विथ द इनर्ट गैसेस, और उनके इनर्ट गैसेस से इंटरैक्शन की वजह से हम उन इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बार बार वो उन गैस के एटम्स से टकराते रहेंगे। तो वहां पर उन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज फिर नहीं देखी जा सकेगी। इसलिए हम कोई रिएक्टिव गैस तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, हम वहां पर इनर्ट गैस भी नहीं रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैस भी नहीं रखना है। दिस मस्ट बी नेसेसरीली अ इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब। अब जब तक यह डिवाइस अंधेरे में है, डार्कनेस में है, वहां पर किसी तरह का कोई फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। मगर जैसे ही लाइट सोर्स ऑन कर दिया जाए, और लाइट सोर्स के ऑन करने से जैसे ही इस पर फोटॉन्स इंसिडेंट होने लगे, वैसे ही जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी, और वह एनर्जी यदि वर्क फंक्शन से अधिक हुई तो वह सरफेस इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर स्पेस में चले जाएंगे और स्पेस इलेक्ट्रॉन कहलाने लगेंगे। और यह जो स्पेस इलेक्ट्रॉन है, सिंस दिस स्पेस इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू द इंसिडेंट photons, we call them photoelectrons. हम इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहने लगेंगे। इसी फिनोमेना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। This phenomena is termed as photosensitization. Photosensitization means the conversion of surface electron into photoelectrons when photons are incidented on it. अब हम कहते हैं मेटल सरफेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मेटल सरफेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उस पर नेट चार्ज 0 था, उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। मगर फोटॉन्स के इंसिडेंट होने से कुछ सरफेस इलेक्ट्रॉन के फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाने से अब मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाने से अब मेटल सरफेस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ द emitted photoelectrons. इस तरह से यह प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ चुकी है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यह इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर प्लेट के इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से कूलम्बिक फोर्स लगने लगेगा और कूलम्बिक फोर्सेस की वजह से यह फोटो इलेक्ट्रॉन दोबारा मेटल सरफेस से टकराकर सरफेस इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कूलम्बिक फोर्सेस की वजह से
यह फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर दोबारा सरफेस इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहां पर इस तरह का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। वहां पर यह इस तरह का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक सेकंड में जितने सरफेस इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा सरफेस इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉन्स्टेंटली वहां पर यह फिनोमेना चलता रहेगा। दिस इज टर्म्ड एज फोटोसेंसिटाइजेशन। अब देखिए, इस फोटोसेंसिटाइजेशन से रिलेटेड अब हम कुछ बातें बताते हैं। यह फिनोमेना कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जो बहुत लार्ज एफिशिएंसी पर चलता हो। The efficiency of this phenomena is very small. It's in the range of 0% to 10%. Efficiency of photosensitization is in the range of 0% to 10%. What do I mean by this? I mean to say कि यदि 1,00,000 फोटॉन टकरा रहे हैं तो 1,00,000 फोटॉन के टकराने से मैक्सिमम 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ सकेंगे। बाकी 90,000 फोटॉन टकरा जरूर गए, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब भी हो गए, मगर वह इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। दिस फिनोमेना इज पुअर एफिशिएंट फिनोमेना। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूं। वी यूज्ड टू से एक सरफेस इलेक्ट्रॉन को जब फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होना है तो दो बातें होती हैं। एक तो उसकी वेलोसिटी एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो और दूसरी बात उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो उस समय जब उसकी वेलोसिटी प्रॉपर डायरेक्शन हो। उसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। हम कहते हैं एक सरफेस इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक फोटोन जैसे ही सरफेस इलेक्ट्रॉन पर टकराता है, सारी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में आ जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास में वह एनर्जी आती है, वह इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर एकदम से तेजी से मूवमेंट करना चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सरफेस इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एकदम से ढेर सारी एनर्जी आ गई। उस एनर्जी के साथ यह इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करते हुए किसी एटम से टकराया, फिर टकरा के ऐसे रिबाउंड हुआ, फिर इधर टकराया, फिर टकरा के रिबाउंड हुआ और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जब भी मेटल सरफेस के बाहर की तरफ है तब यह मेटल सरफेस से बाहर आ सका। एक तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन वह एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तब वह इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ पाएगा, स्पेस इलेक्ट्रॉन बन पाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बन पाएगा। दूसरी बात, जब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एप्रोप्रिएट है तब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी बच जानी चाहिए। वह सफिशिएंट एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए। होता यह है कि फोटोन तो ढेर सारी एनर्जी लेकर आया, वो ढेर सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मगर वह इलेक्ट्रॉन कभी इस एटम से टकराया, कभी उस एटम से टकराया। हर बार अलग अलग एटम से टकराते हुए, हर बार नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन करते हुए वह अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ गंवाता जाता है किसी भी रूप में।
एनर्जी गंवाने की वजह से उसकी एनर्जी कम होती जाती है। यदि उसकी एनर्जी कम होते होते वर्क फंक्शन से भी कम हो गई तो भले ही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एप्रोप्रिएट हो, मगर वह इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आ सकेगा। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए दो बातें जरूरी हो जाती है। एक तो द डायरेक्शन of velocity that must be appropriate, that must be outward the metal surface, and secondly, when velocity is outward the metal surface, at that instant it must have energy greater than work function, तो बाहर आ सकेगा। और यह दोनों बातों का एक साथ होना, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है और इस वजह से इस फिनोमेना की एफिशिएंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं रह जाती है। इस फिनोमेना की एफिशिएंसी मात्र 1%, 2% और 3%, और बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो 10% तक हो जाती है। इससे ज्यादा यह फिनोमेना एफिशिएंट नहीं होता। नाउ आइंस्टाइन सजेस्टेड एन इक्वेशन रिलेटेड टू दिस फोटोसेंसिटाइजेशन। आइंस्टाइन ने एक बात कही, एक फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो वहां h nu अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आया था। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेन्ड बाय अ सरफेस इलेक्ट्रॉन थ्रू अ फोटोन। नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को इमेजिन करें कि यह फोटोन कहीं कोई कोलिजन नहीं करता है, कहीं किसी तरह से कोई एनर्जी बर्बाद नहीं करता है, वेस्ट नहीं करता है। यह फोटोन को एब्जॉर्ब करते से ही सीधा मेटल सरफेस के बाहर आता है और मेटल सरफेस के बाहर आते समय वह वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लूज करता है। W इज वर्क फंक्शन। कोई सा भी सरफेस इलेक्ट्रॉन जब स्पेस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है या कोई सा भी सरफेस इलेक्ट्रॉन जब फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वर्क फंक्शन के बराबर दिस मच मिनिमम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी वो गंवाता है। अब मैं कहता हूं दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन, and this energy would be associated with the photoelectron in the form of its kinetic energy. हम कहते हैं this is the maximum possible kinetic energy of a photoelectron. यह एक फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज Einstein equation for photosensitization. This is Einstein equation for photosensitization. मैं दोबारा बोल दूं, h nu is the amount of energy that is carried by photon. फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, ऐसा फोटॉन फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर टकराता है। एक मेटल सरफेस का एक सरफेस इलेक्ट्रॉन इस पूरे फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्वायर कर लेता है और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद एक सिचुएशन ऐसी बनती है, दिस सिचुएशन वुड रेयरली हैपन। यह लाखों करोड़ों में से कोई एक ही बार होगी, मगर होगी जरूर, कभी एक बार तो होगी। होता यह है कि वह सरफेस इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी बिगाड़ नहीं रहा, वो कोई कोलिजन नहीं कर रहा है, कोलिजन में किसी तरह की एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा। उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सीधा मेटल सरफेस के बाहर की तरफ है, फोटोन को एब्जॉर्ब करते से वह सीधा फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते समय वह वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लूज कर दे रहा है
और वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लूज करने के बाद इतनी एनर्जी बचा के वो बाहर, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इतनी एनर्जी बचाकर वो बाहर आ रहा है। मैं कहता हूं दिस वुड बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वुड बी possessed by any photoelectron, and this energy would be possessed by it in the form of kinetic energy. This is maximum possible kinetic energy of a photoelectron. I may rewrite this equation in this manner as well. hc by lambda minus work function is equal to the maximum kinetic energy of a photoelectron. हम कहते हैं इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नेग्लिजिबल। 1 लाख फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यदि आप देखोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन तो कोई आपको 10 या 20 ही दिखेंगे। अधिकतर फोटो इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हमेशा कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि अधिकतर फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ कोलिजन करके बाहर आएंगे। कोई फोटो इलेक्ट्रॉन 2 कोलिजन करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 10 करेगा। इस तरह से ढेर सारे कोलिजन्स करने के बाद वो बाहर आ पाएंगे और हर बार कोलिजन करते समय अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी गंवाएंगे। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज less than equal to this maximum kinetic energy or kinetic energy of photoelectron is always less than equal to h nu minus work function, or kinetic energy of photoelectron is less than equal to hc by lambda minus work function. अब एक सिचुएशन को सोचिए। मैं यह जो इंसिडेंट लाइट रेस है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा, मैं फ्रीक्वेंसी को कम करते जाता और वेवलेंथ को बढ़ाते जाता। आई इंक्रीज वेवलेंथ और hence I decrease frequency. अब एक बात समझिए, ये जो वर्क फंक्शन है W, वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट्स फिक्स्ड फॉर अ फोटोसेंसिटिव मेटल। किसी भी एक फोटोसेंसिटिव मेटल के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। सोडियम का वर्क फंक्शन फिक्स है और वो किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। यदि आपने इधर सोडियम पेंट करा है तो उसका फिक्स वर्क फंक्शन। इसी तरह से पोटेशियम का भी वर्क फंक्शन फिक्स है, या तो आप सोडियम पेंट करोगे या पोटेशियम या सीशियम, उसका वर्क फंक्शन बिल्कुल फिक्स है, वर्क फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल फिक्स। अब जब आपने वेवलेंथ को बढ़ाया या फ्रीक्वेंसी को कम करा, फ्रीक्वेंसी को जब आप कम कर रहे हैं, वर्क फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा करने से आप इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी को कम कर रहे हैं। इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी को कम करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। We increase wavelength lambda, hence we decrease frequency and hence maximum kinetic energy decreases. Maximum kinetic energy of photoelectron decreases.
फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होती जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तक ले गया कि यह जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यह 0 हो गई। वेवलेंथ को कम करते करते, वेवलेंथ को बढ़ाते बढ़ाते मैं उस वेवलेंथ की वैल्यू पर ले गया सच दैट दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू बिकम्स 0। नाउ व्हाट डू दिस मीन? हम कर क्या रहे हैं? हम इनफैक्ट इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी कम कर रहे हैं। जब हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ को बढ़ाना या फ्रीक्वेंसी को कम करना, E इज इक्वल टू एच नी और E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, हम इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी को कम कर रहे हैं। इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी को कम करते करते आप ठीक वह वैल्यू ले आए कि उस इंसिडेंट फोटॉन के पास सिर्फ उतनी ही एनर्जी बची जितनी मेटल का वर्क फंक्शन है, जितनी एनर्जी जस्ट सफिशिएंट है एक सरफेस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने की। तो उस फोटॉन के द्वारा सरफेस इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट तो हो गया, मगर उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और खास बात, यदि आपने फर्दर वेवलेंथ को बढ़ा दिया, मतलब यदि आपने फर्दर फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, इसका मतलब आपने फोटॉन की एनर्जी को वर्क फंक्शन से भी कम कर दिया। ऐसी स्थिति में जब इंसिडेंट फोटॉन्स के पास में वर्क फंक्शन के बराबर भी एनर्जी नहीं बचेगी, तो कोई सरफेस इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। We would not observe any photosensitization. हम कहते हैं this nu naught would be termed as critical frequency or threshold frequency. इस nu naught को हम कहेंगे critical or threshold फ्रीक्वेंसी। इस लैम्डा नॉट को भी हम कहेंगे क्रिटिकल और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। मैं इस तरह से कहूं, we would observe photosensitization only if incident frequency is greater than critical frequency or threshold frequency. Incident frequency यदि इस critical या threshold frequency से ज्यादा है तभी photosensitization observe होगा। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम हुई, then one would not observe any photosensitization. मैं इधर इस बात को लिखता हूं, if frequency is less than critical frequency or wavelength is greater than threshold wavelength, then energy of photon, which is h nu or hc by lambda, would be less than work function. In that case, no photosensitization would be observed. No photosensitization.
would be observed. किसी तरह से कोई फोटोसेंसिटाइजेशन नहीं दिखेगा. In order to observe photosensitization, photosensitization observe करने के लिए for photosensitization frequency must be greater than critical frequency or wavelength must be less than critical wavelength, and hence energy, which is h nu or hc by lambda, must be greater than work function. And from here one can also conclude that work function is equal to h nu naught or hc by lambda naught. H nu minus work function is 0. H nu naught minus work function is 0. Hence work function must be equal to h nu naught, or work function must be equal to hc by lambda naught. This is work function. Here nu naught is critical frequency or threshold frequency, lambda naught is critical wavelength or threshold wavelength. Hence I may rewrite this equation in this manner as well. H nu minus h nu naught is equal to maximum kinetic energy, or h into nu minus nu naught is maximum kinetic energy, and kinetic energy of any photoelectron would be less than equal to this maximum value. मैं इस इक्वेशन को भी इसमें वर्क फंक्शन की जगह लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट is equal to maximum kinetic energy, and kinetic energy of any photoelectron would be less than equal to this. Hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught is equal to maximum kinetic energy, and kinetic energy of any photoelectron would be less than equal to this value. All these are the various forms of Einstein equation for photosensitization. ध्यान से देखें.